नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और हम भारतीय संविधान में भारत की न्यायपालिका के बारे में आज पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे पहले हम उच्चतम न्यायालय के बारे में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था अनुच्छेद 124 के अनुसार की गई है। भारत में वर्तमान उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में की गई थी और संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र के लिए एकल न्यायपालिका है, जिसका शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय है। तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को और हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भारत में सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। इसके ऊपर कोई न्यायिक संस्था नहीं है भारत में और इसके ऑर्डर सभी पे लागू होते हैं। उच्चतम न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय भी होते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके नीचे सारे हाई कोर्ट भी होते हैं। मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 30 है और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर जो हमारे 30 न्यायाधीश हैं और मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 31 हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन आदि अधिकारिता, न्यायाधीशों की संख्या, वेतन एवं सेवा शर्तें निश्चित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। मतलब उच्चतम न्यायालय की स्थापना से संबंधित कोई भी कार्य हो, गठन से संबंधित हो, गठन आधारित न्यायाधीशों की संख्या या उनकी वेतन की सेवा शर्तें, तो ये सारा अधिकार दिए गए हैं संसद को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। न्यायाधीश अपना शपथ ग्रहण राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अपने स्थान पर नियुक्त व्यक्ति के समक्ष करते हैं। या तो राष्ट्रपति के सामने ये अपने शपथ ग्रहण करते हैं या उनके द्वारा किसी अपॉइंटेड व्यक्ति के सामने। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन एक बार नियुक्त हो जाने के बाद इनके अवकाश ग्रहण की आयु सीमा 65 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आयु सीमा है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय है जो उसके न्यायाधीशों की योग्यताएं, तो इनके योग्यताओं के बारे में लिखा गया है 124(3) में, अनुच्छेद 124(3) के अनुसार केवल वही व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं। पहली शर्त है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत का सिटीजन होना चाहिए, तभी उसके बाद ही वो किसी उच्चतम न्यायालय में पद ग्रहण कर सकता है। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक का न्यायाधीश रहा हो। किसी हाई कोर्ट का या हाई कोर्ट जैसे न्यायालयों का 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का न्यूनतम 5 वर्ष तक लगातार, वो भी मतलब 5 वर्ष तक लगातार कार्य कर रहा हो और न्यूनतम 5 वर्ष की सीमा है वो रहा हो, उसके बाद ही उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये भी एक शर्त है कि वो किसी हाई कोर्ट में न्यूनतम 10 वर्ष तक एक एडवोकेट के पद पे रहा हो, वहाँ पे उसने वकालत करी हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो, राष्ट्रपति की जानकारी में वो विधि का अच्छा जानकार होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सिद्धांत भारतीय सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। तो जो अभी हम ये देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तो उसमें पहला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सिद्धांत भारतीय सीमा के अंतर्गत जितने भी न्यायालय आते हैं उन सभी पे लागू होते हैं और उसके क्षेत्राधिकार ये हैं। आरंभिक क्षेत्राधिकार है, उच्चतम न्यायालय एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है उसकी सर्वोच्च संस्था हमारे देश में है सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए सिद्धांत भारतीय सीमा के में आने वाले सभी राज्यों पर लागू होंगे। जो मुकदमे सीधे सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ होते हैं वे आरंभिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अनुच्छेद 131 के अनुसार संघ तथा राज्यों या 2 राज्यों के मध्य न्याय योग्य विवादों के निर्णय का प्रारंभिक क्षेत्र उच्चतम न्यायालय का है। मतलब अगर 2 राज्यों के बीच कोई विवाद है तो उससे संबंधित उस विवाद को निपटारा करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को।
अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्चतम न्यायालय देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को समस्त राज्यों के हाईकोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्रदान किया गया है और इसके अंतर्गत 3 प्रकरण आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। तो अगर हाईकोर्ट में कोई फैसला सुनाया गया है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के विषयों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अगर कोई सार्वजनिक विषय है जो सार्वजनिक महत्व का विषय है और उस पर राष्ट्रपति को न्यायिक परामर्श चाहिए तो वो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इसे स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। आज तक राष्ट्रपति ने 10 बार सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा है और इस तरह का अगर कोई परामर्श मांगा जाता है तो उस परामर्श को राष्ट्रपति स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, वो उन पे डिपेंड करता है। और ऐसा अभी तक 10 बार हो चुका है कि जब राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि वो स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश का पुनर्विचार कर सके एवं यदि आवश्यक समझे तो उसे उचित परिवर्तन कर सके। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई निर्णय में परिवर्तन किया जा सकता है, उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है, तो उसकी व्यवस्था है और उसकी व्यवस्था है 137 में, अनुच्छेद 137 में। और ये सुप्रीम कोर्ट का पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार है। अभिलेख न्यायालय तो अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। और अभिलेख न्यायालय होता क्या है? अभिलेख न्यायालय का अर्थ है कि इसके अभिलेख को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा एवं उसकी प्रामाणिकता को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब जो इनका निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट के नियम कानून हैं, उनकी प्रामाणिकता को एक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि उसके द्वारा दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए किसी निर्णय को चुनौती नहीं दिया जा सकता है। कहीं किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। मौलिक अधिकारों का रक्षक सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ये एक ऐसी चीज है जो मतलब संविधान में एक बहुत बेहतरीन तरीके से इसको रखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, कोई अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन कर सकता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। अगर कोई ऐसा करता है, कोई अधिकारी या कोई आम व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति के जो मूल अधिकार हैं उनका हनन करेगा तो अनुच्छेद 32 के अनुसार वो व्यक्ति सीधे जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो दोस्तों, हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो देखी। और आगे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जो महाभियोग लगाया जाता है और राष्ट्रीय न्यायिक परिषद है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड।